देखो दोस्तों, ये तो एक बहुत कॉमन नोशन है सोसाइटी में कि एक आर्टिस्ट जो होता है उसकी लाइफ में बहुत दर्द होता है, या फिर वो दर्द को ज़िंदगी में जो सफरिंग है वो उसके सामने स्टार्क दिखती है उसको, एंड कहीं ना कहीं वो उससे इंस्पायर होता है। इसके ऊपर थोड़े दिन पहले मैंने रील देखी थी मानसी एक गुराया की, एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरी बहुत इच्छा की कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करके। बट आज आउटसाइडर साहिल आउटसाइडर ने इसके ऊपर एक सिमिलर चीज़ पे रील बनाई। मैंने सोचा इन दोनों को ना पैक करके इकट्ठे एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, बिकॉज इट्स गonna बी अ रियली अमेजिंग कन्वर्जेशन। बट शुरू करने से पहले ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एड्रेस करना चाहूँगा कि देखो दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने ना मुगल्स और स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बनाई थी औरंगज़ेब के ऊपर, जिस पे काफ़ी कमेंट्स आए थे, बट देयर वर सम रेडिकल कमेंट्स। मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो में भी मैंने ये बोला था कि ज़फ़रनामा में गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये चीज़ बोली थी उसको नफ़रत की राजनीति ना कर। एंड वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज समवन डिड समथिंग इन द पास्ट, आज के टाइम में अपने अंदर उस चीज़ की रिजेंटमेंट ना रखें और किसी कम्युनिटी को ना हेट करें। रिजेंटमेंट वोंट टेक अस एनीवेयर। तो ये एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता था, अपनी तरफ से एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता था। बाकी आप लोग पीछे पूछ रहे थे इस मग के बारे में, तो ऑरेंज स्काइज करके एक बिजनेस है, इट मेक्स रियली गुड मग्स, तो उसका लिंक नीचे है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं ये वाले मग जो भी हैं। बाकी अगर हाँ आप अपने भाई को भी सपोर्ट करना चाहते हो, मेरा हैंडमेड लेदर गुड्स का बिजनेस है, उसका भी लिंक नीचे होगा। अब आते हैं हम वीडियो के ऊपर। तो ये मानसी मैडम ने थोड़े वक्त पहले ये वीडियो बनाई थी, लेट्स सी। 7 फरवरी 1963 की सुबह सिल्विया प्लाथ लंदन के अपने फ्लैट से जल्दी उठी। ऊपर उनके दोनों बच्चे फ्रीडा और निकोलस अभी भी सो रहे थे। वो बहुत सावधानी से आगे बढ़ी। उन्होंने बच्चों के कमरे के दरवाजे पर टाल्स लगाए ताकि बाहर से कोई भी चीज़ उनके कमरे में ना आ पाए। उनके नाश्ते के लिए दूध और ब्रेड रखा और फिर किचन में चली गई। वहाँ उन्होंने गैस ओवन चालू किया, घुटनों के बल बैठी और अपना सर ओवन के अंदर रख लिया। बाय द टाइम द नर्स अराइव्ड लेटर दैट मॉर्निंग, सिल्विया प्लाथ वाज गॉन। प्लाथ की डेथ ने एक पुराने आइडिया को रीइंफोर्स किया दैट पोएट्स आर डूम्ड टू सैडनेस, दैट सफरिंग एंड आर्ट गो हैंड इन हैंड। बट इज दिस ट्रू? हिंदी, उर्दू या पंजाबी लिटरेचर में भी हमें ऐसे कई पोइट्स मिलते हैं जिनकी ज़िंदगी दुखों से जुड़ी रही। शिव कुमार बटालवी, जिन्हें विरह का सुल्तान या दुख का सुल्तान कहा जाता है, उन्होंने दर्द को अपनी कविताओं का कोर बना लिया था। सारा शगुफ्ता एक ऐसी उर्दू शायरा थी जिनकी तुलना अक्सर सिल्विया प्लाथ से की जाती है। जीवन भर अकेलेपन और मानसिक उथल पुथल से जूझते हुए उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। तो क्या ये कोइंसिडेंस ही है कि इतने पोएट्स इसी राह पर चले, या वाकई में कवि सच में बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं? क्या सच में उदासी किसी को बेहतर कवि बना सकती है? The psychologist James C. Kaufman coined the Sylvia Plath effect after observing that female poets were disproportionately affected by mental illness compared to other writers. इसका कारण ये माना जाता है कि आर्टिस्टिक माइंड ज़्यादा सेंसिटिव और इंट्रोस्पेक्टिव है, इसीलिए वे दुख को ज़्यादा महसूस करते हैं। I want to leave this topic open for discussion. What do you think? Do poets actually feel more pain or are they simply more open about it? आपको क्या लगता है, क्या सफरिंग आर्ट के लिए ज़रूरी है, और have we just been conditioned to think so? 11 ओके यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं, एक एक करके उसके ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रही बात शुरू होती है सिल्विया प्लाथ से। ऑब्वियसली इट इज़ एविडेंट, अगर आप लोग इस बारे में नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर तो पूरी पोइट्री लिखी हुई है सिल्विया प्लाथ ने, मतलब जिसमें वो पूरी डिस्क्राइब करती है कि उसने पहले भी कितने सारे अटेम्प्ट्स किए हैं सुसाइड के। एंड अगर हम सिल्विया प्लाथ की लाइफ के बारे में भी बात करें, तुम बेल जार ले लो जो उसकी बुक है, या फिर तुम उसकी लाइफ में भी पर्सनली देख लो, देयर हैव बीन मैनी प्रॉब्लम्स। एंड प्रॉबली वो चीज़ बचपन से शुरू होती है, जहाँ पे मैंने जितना नोटिस की है कि मे बी सिल्विया प्लाथ को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था। आप उसकी पोइट्री ले लो डैडी, जिसमें आप पहली लाइन्स पढ़ लो, You do not do any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or chew, daddy I have had to kill you। बाकी पूरी पोइट्री आप अपने लिए पढ़ सकते हैं, बट इसमें आपको एक प्रॉपर कंट्रास्ट दिखेगा इसके अंदर। और जो हस्बैंड था, समवेयर आई फील, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होता है, इसे अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एक वुमेन अपने हस्बैंड में अपना पार्टनर तलाशती है। पहले ये थ्योरी होती थी, लड़कों में उल्टा होता है, इडिपल कॉम्प्लेक्स। नाउ द थिंग इज़ दैट
कहीं ना कहीं इस थ्योरी के आगे भी एक ये थ्योरी जाती है कि इट्स नॉट जस्ट द ऑपोजिट जेंडर पार्टनर, बट कहीं ना कहीं ये होता है जिस पेरेंट से प्यार नहीं मिला होता है उसको इंसान फ्यूचर में अपने फ्यूचर पे पार्टनर में तलाशता है, बिकॉज इट्स दैट सेम लव जो नहीं मिला है उसी इंसान के साथ आप बॉन्ड करना शुरू कर देते हो। एंड प्रॉबली दैट थिंग वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग्स जो सिल्विया प्लैथ के उसमें रहा। बाकी क्वेश्चन तो ओपन है। रही बात दूसरी पॉइंट जो उन्होंने किया शिव कुमार बटालवी की बात, you know somewhere I feel शिव कुमार बटालवी has this thing which is very similar to Kafka. I'll tell you why. ये उनका इंटरव्यू है जहाँ पे आप पहले ये चीज़ देखो। ठेस लगी हो आपको? कहे की ठेस? क्योंकि बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने शायरी की है, कविता लिखी है, नाउम्मीद होकर, दुखी होकर, कभी जिंदगी प्यार में दुख पाया। इंदिरा जी ऐसा नहीं था। ओके अभी हम यहाँ तक इतना स्टेटमेंट ले लिया, पूरा इंटरव्यू भी देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। सी द थिंग इज आपने इतनी चीज़ सुन ली है, ही इज़ जस्ट डिनाइंग इट हियर। एंड कहीं ना कहीं आई फील वाई आई सेड दैट इट इज़ वेरी सिमिलर कंडीशन टू काफका, क्योंकि काफका के दोस्तों से अगर आप पूछते तो ही वॉज अ पर्सन जो अपने दोस्तों में काफ़ी हंसता हुआ खुश मिजाज दिखता था, बट अगर आप काफका की राइटिंग देख लोगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा दर्द दिखेगा। बट यहाँ पे ना ये सेम इंटरव्यू है, आप पढ़ सकते हैं नीचे, शिव कुमार बटालवी सुखदेव करके चैनल है, एंड वही सेम मैंने खोल रखा है, सुखदेव करके चैनल है, थोड़ा आगे जाके 609 पे। ऐसी स्थिति आपको आजकल भारत में मिलती है और कभी आप मैं भी ऐसा भागना खुद चाहता हूँ। कहाँ भागना चाहती? अपने आप से दूर। भला क्यों? क्या है जिंदगी, मेरा ख्याल है कि हम सब लोग ना एक वो स्लो सुसाइड, वो एक आराम से मौत मर रहे लोग हैं, और वही बात है। और ये हर इंटेलेक्चुअल के साथ होगा जो भी तो यहाँ पे ये चीज़ आती है, सेम इंटरव्यू है, शुरू में कुछ और बात की जा रही है, देन ऑल ऑफ अ सडन ये बात हो रही है। अगर ठेस नहीं है तो ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा सा आगे बढ़ के वो चीज़ बाहर कैसे आ रही है। नाउ आई अंडरस्टैंड हम ह्यूमंस अपने आप को कंट्राडिक्ट करते हैं, बट ये क्वेश्चन आता है कि जो ये बात यहाँ पे शिव कुमार बटालवी ने भी की है कि एक इंटेलेक्चुअल जो है वो धीरे धीरे एक स्लो डेथ मरता है। अभी मैं थोड़े दिन पहले आई फाउंड अ पर्सन जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी और उन्होंने फ़ोन पे मेरे साथ कन्वर्सेशन शुरू की थी। ही टोल्ड मी कि इस तरह से इतना ज़्यादा फ़िलॉसफी पढ़ना, कहीं ना कहीं इतना घुस जाना लिटरेचर के अंदर, इतना इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद ही फील्स मोर रेस्टलेस। वो बोल रहे थे कि क्या फ़ायदा अगर तुम इतना ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो जाते हो कि ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें सारी सफरिंग सामने दिखने लग जाती, तुम्हें मोर्टेलिटी बिल्कुल स्टार्कली दिखती है, तुम्हें चीज़ें बिल्कुल मतलब तुम्हारी तरफ ऐसे दिखता है कि इंसानों का दर्द दिख रहा है तुम्हें ना, उस चीज़ से तुम कैसे डील करोगे। एंड कहीं ना कहीं आई फील कि ये सिर्फ आर्टिस्ट के साथ होता नहीं है, बट आर्टिस्ट जब दुनिया को ऑब्जर्व करने लग जाता है कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ दिखना शुरू हो जाती है। बट इसके ऊपर मेरी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है जिसके ऊपर मैं धीरे धीरे आना शुरू करूँगा, और वो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप सिल्विया प्लाथ को देखो, एंड जो मानसी मैडम ने भी बोला था कि सिल्विया प्लाथ इफेक्ट देखोगे तो जो फीमेल आर्टिस्ट हैं या फीमेल इन जनरल हैं उनके अंदर आपको ये चीज़ ज़्यादा दिखेगी। क्यों ज़्यादा दिखेगी? अगर आप साइकोलॉजिकली देखोगे तो एक ट्रेट होता है न्यूरोटिसिज्म, वो वुमेन में काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। मैं ऐसा नहीं कह रहा कोई ऐसे मेल नहीं हो सकते हैं जो न्यूरोटिक ना हों, बट ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो फीमेल्स में वो चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होता है। विद दैट बीइंग सेड, अगर हम कंसिडर कर लें काफका जैसे आर्टिस्ट को भी, या फिर तुम कह लो दोस्तोयेव्स्की को, वैन गो को, तो कहीं ना कहीं तुम देख सकते हो कि ये लोग जब भी परसेप्शन लेते हैं लाइफ का, इनको इंसानों की सफरिंग बहुत ज़्यादा दिख रही होती है, विच आई फील इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आर्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इंसानों के दुख दर्द को, अपने दर्द को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो तो आप आर्ट कैसे बना पाओगे? क्योंकि एम्पथी जो है ना, एम्पथी अगर नहीं होगी तुम अपने आसपास लोगों को समझोगे कैसे?
अगर आसपास लोगों को ही नहीं समझ सकते तो देन मे बी प्रॉबली तुम नहीं बना सकते आर्ट, बिकॉज आर्ट क्या है, इट्स बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम पीपल अराउंड। एंड एम्पैथी वो चीज़ है कि अगर वो आ जाए तो जब तुम्हें लोगों का दर्द दिखना शुरू हो जाता है, विच इज़ इनेविटेबल, एंड कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे को जाने अनजाने में सफरिंग देते हैं, एंड जब वो सफरिंग हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं तुम उस चीज़ के लिए गिल्ट फील करोगे। अगर तुम्हारी एम्पैथी ज़्यादा होती जा रही है, तुम समझ पा रहे हो दूसरे का दुख, तो इसका क्या आंसर है कि क्या एम्पैथी नहीं होनी चाहिए? देखो, उससे पहले ना मैं अब हमारे एल्बर्ट कमू के बहुत बड़े आई डोंट नो फैन है या व्हाट, बट साहिल आउटसाइडर का एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है, ही मेक्स रियली गुड वीडियोस अबाउट दिस, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ने लेटर्स लिखे मिलेना को, ये लेटर्स वर्ल्ड फेमस है, लेकिन इनको पढ़ते टाइम मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यार मिलेना ने भी तो लेटर्स लिखे होंगे भाई, काफका से तो ना खाली एक साइड से ही लिख रहे थे। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल क्रिटिकल थिंकिंग, जो आप लोगों को करनी चाहिए जब कुछ पढ़ रहे हो ना, उसमें डीपली इन्वॉल्व हो रहे हो, तो एज अ डायलॉग की तरह उसको कंसिडर करो। तुम पढ़ रहे हो तो उसके बाद सामने से तुम भी उस चीज़ से बात करो, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। यहाँ पे तुम देख सकते हो मिलेना भी इनको लिख रही थी, लेकिन वो लेटर्स तो खो गए, वो मिले नहीं हमें। अगर वो लेटर्स नहीं खोते और अगर हमें मिल जाते तो क्या होता उसमें? इसके लिए मैंने ना एक इमेजिन करने की कोशिश करी क्या हो सकता था, बेस्ड अपॉन काफका की पर्सनैलिटी के बारे में समझते हुए, और थोड़ा बहुत इसमें रेफरेंस है मिलेना का, उनकी पर्सनैलिटी को समझते हुए। तो मैंने इसको एक रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है अपने ब्रेन में। काफका की पर्सनैलिटी है सेल्फ डाउट करने वाली, अपने आप पे बहुत डाउट करते थे, which you can see in his writing, एंड कहीं ना कहीं आई फील, बिकॉज अगर आपको उसका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप उसके फादर के साथ पता है, मे बी दैट इज ऑल्सो समवेयर द रूट ऑफ ऑल दैट सेल्फ डाउट। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, वो जो चीज़ है ना, इट कैन कम फ्रॉम एनी पेरेंट, एंड तभी मैं अपनी कुछ वीडियोस में पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस रखा हुआ है। बट आगे बात करते हैं। कॉन्फिडेंस होता नहीं था उनको अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, और साथ ही साथ ओवरथिंक बहुत करते थे, एंग्शियस पर्सनैलिटी थे। पर जो मिलेना थी वो बिल्कुल अपोजिट थी। काफका खुद बोलते थे मिलेना को, लिविंग फायर, लिविंग फायर। बहुत ही पैशनेट, एडवेंचर सीकिंग पर्सनैलिटी, और बहुत ही बोल्ड और डेयरिंग थी मिलेना। तो अब अगर मिलेना लिखती लेटर्स तो कैसे होते? सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है मिलेना की लेटर्स में होती, वो काफका को एडवाइस करती कि तुम हैप्पीनेस पे इतना डाउट क्यों करते हो, खुश रहने पे इतना डाउट क्यों करते हो, तुम्हें थोड़ा सुकून लेना चाहिए, थोड़ा खुश रहा करो यार। दूसरा उनको कहती कि तुम्हें जितना डार्कनेस से प्यार है ना, हर टाइम तुम अकेले रहते हो, डार्कनेस में रहते हो, थोड़ा सा कमरों के बाहर भी निकला करो, थोड़ा अपने अकेलेपन को छोड़ के बाहर भी जाया करो, थोड़ा सन भी देखा करो, थोड़ा दुनिया में लोगों से भी मिला करो यार। और तीसरा वो उनको बोलती कि जितना तुम समझते हो ना कि तुम लॉस्ट हो, क्योंकि काफका लिखते थे कि मैं तो लॉस्ट हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, वो कहती थी कि इतना तुम लॉस्ट हो नहीं जितना तुमने मान लिया है। और फाइनली उनको बोलती कि तुमने प्यार किया है मेरे से, तुम इन लव लेटर्स में लिखते हो कि तुमने प्यार किया है और फिर भी इतना डरते हो। एक आदमी जो प्यार में होता है उतना डरपोक नहीं हो सकता, प्यार किया तो डरना क्या। तुम कहते हो इस लव की वजह से तुम बहुत सफ़र करते हो, पर लव इस दुनिया को ब्यूटीफुल भी तो बनाता है। थोड़ा तो तुम अपने लेंस को चेंज करो। लाइफ में सफरिंग है, पर लाइफ में हैप्पीनेस के मोमेंट्स भी हैं, लाइफ में ब्लिस भी है, लाइफ में ब्यूटी भी है, लाइफ में दोनों चीज़ें हैं। तुम खाली एक पे फोकस कर रहे हो काफका, दूसरे पहलू पे भी फोकस करो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, कुछ मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस तुम्हारी लाइफ में भी आए, बिकॉज आई ट्रूली लव यू। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं ये एक सिमुलेशन रन की है, बट इट्स अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। अगर हम बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव की, तो पहली बात, अगर ब्रदर ने थोड़ी सी मिलेना की पर्सनैलिटी बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ काफकास राइटिंग, तो तुम उसमें देख सकते हो कि शी इज़ वेरी हाई इन ओपननेस, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी है। एंड आई अंडरस्टैंड देयर आर यूजेस ऑफ
तुम कह सकते हो कि नेरोटिसिज्म का भी एक यूज़ है, बिकॉज अगर तुम कंप्लीटली अपनी स्पाइडर सेंसेस डेड कर दोगे, थ्रेट परसेप्शन ज़ीरो पे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं तुम किसी कलेश में पड़ सकते हो, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि रिस्क कहाँ से आ रहा है। बट आई फील कि अगर तुम्हारी न्यूरोटिसिज्म उस लेवल पे हाई चली जा रही है तो प्रॉबली तुम ज़िंदगी जी नहीं सकते, तुम घर के अंदर बैठे हो। उसके बाद जब बात की नेक्स्ट चीज़ की, तुम हमेशा सोचते रहते हो चीज़ों के ऊपर, रूमिनेशन अगर तुम थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर दो तो कहीं ना कहीं वो इंट्रोस्पेक्शन रह सकती है। वो ये रह सकती है कि आज मेरे साथ चीज़ें क्या हुई हैं ज़िंदगी में, उनके ऊपर तुम रेट्रोस्पेक्टिव हाइंडसेट से भी देख सकते हो। बट जहाँ पे वो रूमिनेशन बन गई ना कि तुम अपने नेगेटिव जो ट्रेट्स हैं उनके ऊपर बार बार इतना सोच रहे हो कि वो तुम्हें डिप्रेसिव स्टेट में ले जाएंगी, आई थिंक वो वही हो गया कि तुमने क्रिएटिविटी से आगे जाके उसको एक ऐसे पॉइंट पे ले गए हो जहाँ उसको तुम खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद रही तीसरी बात, बाकी मेरे को शायद कोई पॉइंट भूल रहा है, बट एनीवेज तुम कमेंट्स में जाके डिस्कस कर सकते हो। तीसरी बात जो है यहाँ पे, जो प्रेम की बात की है, अब यहाँ पे मेरे को अपना खुद का भी वो पर्सपेक्टिव ऐड करना पड़ेगा। सी, अभी तक आप लोगों से छुपा नहीं है कि आई लव्ड अ वुमन हु बिकेम माई म्यूज़, शी बिकेम मदर ऑफ माई पोइट्री, एंड उसकी खूबसूरती को देख के मैंने लिखना शुरू किया। जब मैं उसकी खूबसूरती की बात कर रहा हूँ तो उसकी केयरलेस हंसी की बात कर रहा हूँ, जब मैं खूबसूरती की बात कर रहा हूँ तो उसकी वो ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे उसको जो चीज़ सही लग रही है वो बोल के रहेगी। चाहे कहीं पे ऐसे जोक्स बन रहे हैं जो उसको अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, वो उनको फैक्चुअली टैकल करेगी। वो भी एक तरह की इनोसेंस है कि तुम चार लोगों में आके उनके इन्फ्लुएंस में बह नहीं रहे हो। और कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी उससे पहले टिमिड थी, न्यूरोटिसिज्म मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था। बट हियर्स द थिंग ना, व्हेन शी केम इनटू माय लाइफ तो उसने मेरी तरफ एक लाइट ही शेड नहीं की है ऑफ दिस सेल्फ अवेयरनेस। शी ऑल्सो गेव मी दीज ट्रेड्स जो उसी से ही सीखी है मैंने। और आई डोंट नो ये थोड़ा क्रिंज साउंड करेगा या व्हाट, बट आई फील कहीं से भी ना तुम लिटरेचर समझ के कुछ चीज़ ले सकते हो। लाइक वो गाना नहीं है, रांझा रांझा कर देनी मैं आपे रांझा हो। आई फील वॉट इज़ लव इज़ ना, इज़ दिस सॉर्ट ऑफ डेडिकेशन और डिवोशन जहाँ पे तुम उस इंसान को उस तरह से डिवोटेड हो जाते हो कि कहीं ना कहीं तुम्हें उसके ट्रेट्स तुम अपने अंदर इंक्लूड करते जाते हो। एंड आई फील कि प्रेम अगर निष्काम भावना से किया जा रहा है, विजय मैं उस ट्रोप को बार बार यहाँ लाता रहा हूँ, अगर वो सच्ची में निष्काम भावना से किया जा रहा है, इट कैन एलिवेट यू। एंड अगर वो चीज़ एलिवेट करती है, मे बी काफ्का शुड हैव थॉट अबाउट इट ना। मैं यहाँ पे इन आर्टिस्ट्स को ये नहीं कह रहा कि ये गलत थे या फिर इन्होंने कहीं ना कहीं इतनी सफरिंग में रूमिनेट नहीं करना चाहिए था। दे डिड वॉट दे कैन डू, और ये मेरा बस अपना पर्सपेक्टिव है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर वो मैं कहीं ना कहीं दोस्तोयेव्स्की की लाइफ से ले सकता हूँ। For sure, he was arrested. For sure, near death उसका एक्सपीरियंस रहा है एग्जीक्यूशन के टाइम। बट आई फील उसके बाद जो उसकी राइटिंग्स में टर्न आया है ना कहीं जो उसके पर्सपेक्टिव में टर्न आया है, या फिर तुम अगर एलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन का ले लो, अ मैन हु यूज्ड टू बिलीव इन दोज आइडियाज ऑफ कम्युनिज्म, बट जब वो क्या कहते हैं वर्क अपना लेबर कैंप्स में रहा, गुलैग्स में, तो कहीं ना कहीं ही हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ। एंड इन दैट पॉइंट ही बिगेन टू सी लाइफ इन अ मच डिफरेंट वे, जिस तरह विक्टर फ्रैंकल देखता है। इफ़ यू हैव अ मीनिंग मे बी यू कैन गेट अक्रॉस दैट सफरिंग। तो ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है जो कहीं ना कहीं से मैं इन सबको ब्लेंड इन करके तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई इसके ऊपर कन्वर्सेशन शुरू करनी है तुम कमेंट सेक्शन में शुरू कर सकते हो, बिकॉज आई वुड लव टू हैव टू एंड फ्रो डायलॉग जहाँ पे हम एक दूसरे से कुछ सीख सकें। बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तुम जाके चेक कर सकते हो साहिल आउटसाइडर को, मानसी मैडम को, इनके यूट्यूब चैनल्स के हैंडल्स मैंने नीचे दे रखे हैं। बिकॉज पता है क्या, अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तोयेव्स्की के ब्रदर्स कैरामाज़ोव पे। भाई की भी जो लेटेस्ट वीडियो और मैडम की भी जो लेटेस्ट वीडियो है, दोनों ने बात की है ब्रदर्स कैरामाज़ोव पे। सो अ लॉट मोर कंटेंट
to explore on Brothers Karamazov. So yes, that's all. वीडियो पसंद आई लाइक करो, कमेंट्स में बात कर सकते हैं, हम डिस्कशन शुरू कर सकते हैं, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, किसी के साथ शेयर करो जिसको ये पर्सपेक्टिव, ये वीडियो हेल्पफुल रह सकती है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज एंड पीस.